ओके तो हम लोग ने क्या क्या देखा, दो चीज हम लोग देख लिए यहाँ पे, एक राउट पैराम हुआ, दूसरा क्वेरी पैरामीटर। राउट पैरामीटर क्या होता है, दोनों नेम सेम है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, राउट जो है वो राउट के साथ जाएगा, क्वेरी जो है क्वेरी बनता है, क्वेरी कहाँ बनता है, यूआरएल में। तो दोनों चीज यूआरएल में ही दिखेगा, लेकिन राउट पैराम जो है वो राउटिंग के साथ जाता है, ठीक है। तो जनरली ये आपको स्लैश की तरह दिखेगा, /1/2 इस टाइप से, बट क्वेरी पैरम जो होगा वो क्वेरी की तरह जाता है, इट मींस इंट्रोगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। तो राउट पैरम को हम कैसे पास कर रहे हैं और कैसे एक्सेस कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं सेम उसी टाइप से क्वेरी पैरम भी होता है, मींस दोनों को एक्सेस करने का तरीका सेम है, क्या है, स्नैपशॉट और ऑब्जर्वेबल, ठीक है। लेकिन स्नैपशॉट का इशू क्या होता है, डिमेरिट ये है कि सिर्फ वो इनिशियल फेज को देगा, आप पेज को रिलोड भी कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपका एक बार डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ है, मीन जो भी लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट ना कहें इनिशियल कहेंगे उसे, इनिशियल डेटा है वही मिलेगा, किसमें, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब क्या हुआ, स्क्रीनशॉट उसने ले लिया है आपका, दैट्स इट। आप कितना भी रिलोड कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या चाहिए, डेटा एक जो कंटिन्यू आ रहा है ना वो चाहिए, तो क्या कीजिएगा, ऑब्जर्वेबल, और वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ सब्सक्राइब, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब, ये हम लोग सब्सक्राइब आगे जाके बहुत पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा उसमें हम लोग देखे हैं कि कैसे हम कर रहे हैं। तो इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिए कि किस टाइप से आप डेटा यूआरएल से लीजिए और उसे, तो स्नैपशॉट हो गया एंड ऑब्जर्वेबल, ये दोनों तरीका। तो हमेशा क्या करेंगे, ऑब्जर्वेबल से हम जाएंगे, हाँ, लेकिन अगर सपोज हमें इनिशियल डेटा चाहिए तो आप स्नैपशॉट जा सकते हैं। फिर हमने देखा था कि राउट के अंदर कैसे हम मल्टीपल पैरामीटर को पास कर रहे हैं, सेम चीज हम लोग क्या कर रहे थे क्वेरी पैरामीटर में भी, तो जो जो चीज हम लोग राउट पैरामीटर में पास किए थे सेम चीज क्वेरी पैरामीटर में पास कर रहे थे। यहाँ पे कोड हमने प्लेस कर दिया है सारा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन देख लीजिएगा आपका जो भी रहेगा वो चीज। तो क्वेरी पैरामीटर होता क्या है, तो क्वेरी पैरामीटर में होता है कि आप यूआरएल में डेटा जो क्रिएट करते हैं वो इंट्रोगेटिव साइन के हेल्प से यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो तीन चीज देख रहे थे, एक इंट्रोगेटिव साइन से हमने डेटा पास किया, उसके बाद कुछ और डेटा देख रहे थे, फिर फ्रैगमेंट दे रहे थे, जो फ्रैगमेंट क्या होता है, हैश सिंबल से रहेगा सेपरेटेड, आपको यूआरएल कहीं है अगर, ये जो हम लोग फ्रैगमेंट पास किए थे ये हैश सिंबल से मिलेगा, और ये राउट में जो भी जा रहा है ना ये पैरम, ये आपको कैसे रहेगा, स्लैश रहेगा, और क्वेरी से जो जाएगा इंट्रोगेटिव साइन, ये सब साइन को याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके ये साइन से ही पता चलेगा आपको कि वो डेटा क्या है, क्वेरी है, राउट है, फ्रैगमेंट है, क्या है। जैसे ये क्वेरी का था, तो यहाँ पे आप राउट पैरामीटर से डेटा ले रहे हैं, स्नैपशॉट मेथड से हम कर दिए, ये सब तो सेम है, हटाइए अब आगे बढ़ते हैं इसको। वाई वी यूज ऑब्जर्वेबल, यहाँ पे जरूरत है क्या, चलिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, देख लेते हैं। सो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। सो यूजिंग एन ऑब्जर्वेबल टू एक्सेस द राउट पैरामीटर, जब हमने राउट पैरामीटर क्या कर रहे थे, ऑब्जर्वेबल से एक्सेस कर रहे थे, तो ऑब्जर्वेबल क्या करता है, आपको जब जब डेटा चेंज हो रहा है मिल रहा है। तो जो केस हम लोग लिख रहे थे डॉट सब्सक्राइब, एक आप जाइए रियल सिनेरियो पे, आप यूट्यूब चैनल आपका मान लीजिए, आप वहां पे क्या है कि कोई चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, तो जैसे ही वो वीडियो अपलोड करेगा आपको मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आप उसका सब्सक्राइबर हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आप सब्सक्राइबर हैं, कुछ भी वो अपलोड करेगा वो सभी को ट्रिगर कर देगा, मीन्स सभी के पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है। तो सेम चीज यहाँ भी होता है, जैसे ही आपके पास कोई भी नया चेंजेस आता है, ठीक है, लाइक आपने कुछ राउट में चेंज हुआ या कहीं पे भी चेंज हुआ, पैरामीटर में चेंज हुआ, तो वो क्या होगा, आपको सब्सक्राइब के हेल्प से लेटेस्ट वाला मिल जाएगा कोड, ठीक है। लेकिन अगर आप स्नैपशॉट लिए हैं तो ओल्ड मिलेगा जो फर्स्ट टाइम मिला था। तो वही है, वी कैन रिट्रीव द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बाय सब्सक्राइबिंग टू द पैरामैप ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिवेटेड राउट, जो भी हमारा एक्टिव राउट है उसका हम लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं। जस्ट 1 सेकंड, सर्वर रन कर दीजिए।
तो आप कुछ भी लिख रहे हैं अगर आप करते हैं तो सब्सक्राइबर क्या करता है, ये अपडेट हो गया क्या, ऑल चेंजेस टू सेव ड्राइव, ठीक है। ठीक है। तो जब भी आप सब्सक्राइब किए क्या हो रहा है, आप क्लिक करते हैं जैसे ही आपको लेटेस्ट डेटा मिल जाता है, यहाँ पे आ रहा है 5 क्योंकि हमने ऑब्जर्वेबल से लिया। अब आप कोई भी चेंज करते हैं, रामू क्या हुआ, रामू मिला 4 मिला, लेकिन इसको क्या हो रहा है, ओल्ड वैल्यू मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने स्नैपशॉट लिया। तो सब्सक्राइबर के ऑब्जर्वेबल की हेल्प से क्या होता है कि आपको जैसे ही कोई ट्रिगर करता है आपको डेटा मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वेबल तभी डेटा ट्रिगर करता है जब कोई उसका सब्सक्राइबर रहेगा। इट मीन्स आपको डेटा, जिसे आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उसके सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, लेकिन वो वीडियो अपलोड तो हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप सब्सक्राइबर हैं तभी डेटा इमिट होती है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो डेटा इमिट नहीं होगा, ये चीज है। हम लोग को ये मिलेगा आगे। तो ऑब्जर्वेबल का ये सीन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कोड अगर आप देखिएगा तो आपको क्या मिल रहा था, सिर्फ सब्सक्राइब लिखा हुआ था, ऑब्जर्वेबल लिखा हुआ वहां नहीं मिल रहा था आपको, क्योंकि सब्सक्राइब लिखने का हमें जरूरत नहीं पड़ता, ऑब्जर्वेबल लिखने का हमें जरूरत नहीं पड़ता है, वो सब्सक्राइब से ही काम आपका हो जाता है, क्योंकि मेन सब्सक्राइब है। क्योंकि जैसे ही आपको कोई कोड आता है आपको क्या होता है, सब्सक्राइब किया जाता है, सब्सक्राइब का मतलब हुआ डेटा यहाँ से इमिट किया गया, और ये एक्चुअली जो डेटा इमिट हुआ है तो इसने ऑब्जर्वेबल इमिट किया है, ऑब्जर्वेबल इमिट हुआ है एंड डेटा को यहाँ पे सब्सक्राइब के हेल्प से गेट कर लिए हैं डेटा को, ये हो रहा है। तो यूज दिस ऑप्शन इफ यू एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर टू चेंज ओवर द टाइम एंड व्हेन बी गेटिंग द न्यू वैल्यू ऑन ईच चेंज, हर एक चेंज पे हम नया वैल्यू लाएंगे तो हम ऑब्जर्वेबल जाएंगे। व्हाई यूज ऑब्जर्वेबल, सो बी यूजुअली रिट्रीव द वैल्यू ऑफ द value of the parameter in ng on init life cycle hook when the component initialize। अब यहाँ पे आप जो भी हम लोग कोड लिख रहे थे, हम लोग कहाँ लिख रहे थे, एनजी ऑन इनिट में। कारण क्या है कि जैसे ही आप एनजी सर्व करते हैं आपका कोड क्या होता है, एनजी ऑन इनिट का एग्जीक्यूट कर जाता है विदाउट किसी के मेथड के अलावा, आप कोई मेथड नहीं लिख रहे हैं, आपका डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। एक काम आप कर सकते हैं, आप एक कोड कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखिए और एक कोड एनजी ऑन इनिट के अंदर लिखिए। पहले जो कोड है वो कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूट करेगा, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हम लोग जावास्क्रिप्ट क्लास में ही पढ़े हैं कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो जावास्क्रिप्ट क्लास का वो प्रॉपर्टी है, क्लास का मेथड है। तो जैसे ही क्लास इनिशियलाइज होगा आपका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। आप उसका ऑर्डर कुछ भी रखिए, मैटर नहीं करेगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर से, ठीक है। ओ सॉरी, कंस्ट्रक्टर में कॉल हुआ इसीलिए ये दिक्कत कर देगा। कहीं पे दूसरा पेज है, होम, ठीक है। यहाँ कंस्ट्रक्टर नहीं है, अब यहाँ आप कंस्ट्रक्टर लिख लीजिए, कंस्ट्रक्टर, ये हुआ। और यहाँ पे हम लोग हेलो कंस्ट्रक्टर एंड दूसरा एक लिखते हैं ऑन इनिट, एनजी ऑन इनिट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट क्या ऑन इनिट देंगे, हो गया। इसे ही आप करते हैं ऊपर कॉल हो जाएगा। एक कर, एक जो है आप इसमें लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या है, इन ऑन इनिट, कोड देखिए क्या होता है। हम लोग होम में लिखे हैं कंट्रोल शिफ्ट आई कंट्रोल माइनस, तो सबसे पहले हम लोग होम पे चलते हैं, कहाँ गया, क्लिक कीजिए, क्या आया, हेलो कंस्ट्रक्टर एंड हेलो ऑन इनिट। ऑर्डर चेंज कर देते हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं कि लाइन बाय लाइन के कारण हो रहा होगा,
ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब क्या है, अब आपका ऑन इनिट आगे है, पहले है, और कंस्ट्रक्टर बाद में है। देखते हैं आउटपुट अभी क्या होता है, इनिट हेलो इनिट पहले आता है या हेलो कंस्ट्रक्टर पहले आता है। क्या आया, हेलो कंस्ट्रक्टर अभी भी पहले आ रहा है, जबकि कोड लेवल पर देखा जाए तो हेलो कंस्ट्रक्टर बाद में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, आप कोड क्या लिखे हैं वो मैटर नहीं, ऑर्डर क्या लिखे हैं मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा क्या, कंस्ट्रक्टर के पास अपना प्रॉपर्टी होती है एंड एनजी ऑन इनिट के पास अपना प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे ही आपका क्लास एग्जीक्यूट हुआ है कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो आप कहीं भी लिखिए कोई इशू नहीं है उस चीज से। नेक्स्ट क्या है, जब एंगुलर के पास या रिएक्ट कोई भी ये जो आप आपके पास अगर फ्रंट एंड एप्लीकेशन है तो सबके पास एक लाइफ साइकिल हुक होता है, सिर्फ फ्रंट एंड नहीं बैक एंड के पास भी, हर एक के पास एक अपना लाइफ साइकिल हुक होता है कि कब हमें उस मेथड को कॉल कराना है, कब हमें उसको डिस्ट्रॉय करवाना है, ये सारा उस लाइफ साइकिल हुक पे ही डिसाइड करता है। मान लीजिए अगर हम ह्यूमन को अगर देखा जाए कि अगर उसका लाइफ साइकिल देखा जाए तो पहले वो बच्चा है, फिर बड़ा हुआ, फिर एजेड हुआ, फिर उसके बाद ओल्ड हो गया, इस तरह से फिर क्या होता है उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। तो ये उसका लाइफ स्पैन का क्या है, लाइफ साइकिल है पूरा का पूरा। तो सेम चीज यहाँ भी है। तो एनजी ऑन इनिट उसका एक मेथड है, हम लोग आगे मिलेगा, टोटल 8 इसमें आते हैं, एनजी ऑन इनिट, एनजी ऑन चेंज, बहुत सारा है। तो हर एक का अपना एक सेक्शन है, हर एक का अपना एक स्टेज है, वहीं पे आपको वो एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि एनजी ऑन इनिट जो है तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसका लाइफ साइकिल हुक स्टार्ट होता है। तो अभी हमें डिफरेंस नहीं दिखेगा वैसा कोई खास है, तो हम लोग कोड को कंस्ट्रक्टर में भी रख देंगे और एनजी ऑन इनिट में भी तभी चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। आगे चल के ये समझ में आएगा कि कहाँ रखना ज्यादा सुटेबल होता है जब हम लोग लाइफ साइकिल वगैरह पढ़ेंगे हुक। तो यहाँ पे क्या है, so when we the value of the parameter in ng on init life cycle hook when the component initialize, आपका जैसे ही component initialize होता है, स्टार्ट होता है, ng on init आपका लाइफ साइकिल हुक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इट मींस ng on init में कोई भी कोड अगर रख रहे हैं ना, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होके मिल जाएगा। मैं आपको एक डेमो दिखा सकता हूँ, जस्ट रुकिए। गेट डेटा, एक हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग लेते हैं एंड यहाँ पे एक्स लेते हैं और ये एक्स एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ से लिए हैं, फाइन। अब इस मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, एक्स में कोई वैल्यू पास कर दीजिए, 20 लगा दीजिए, फाइन, एरर हो गया, सही। एक्स में इशू दे रहा है क्योंकि ये पूछ रहा है कि टाइप क्या है, दे दीजिए टाइप। एक्स कोलन एनी इक्वल टू 10, मैं वैल्यू ऊपर देता हूँ, तो एक्स का वैल्यू मुझे मिल गया ऊपर में, ओके, लेट एक्स इक्वल टू 10, फाइन, एंड इसके अंदर एक्स कॉल कर दिया, फाइन। चलिए हटाइए ये कंसोल, इसको भी हटाइए। कोड क्या है, नॉर्मल है। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से गेट डेटा को कॉल किए, इसके अंदर हमने एक्स को पास करवा दिया, यहाँ से हम लोग गेट किए एंड कंसोल पे प्रिंट कर दिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। देखिए आउटपुट चेक करते हैं, पहले होम पे जाना होगा हमें, होम पे है शायद हम लोग को, इसीलिए 10 आ रहा है, 10 आया, होम पे है, फाइन। यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा सा स्ट्रिंग बाइंड कर देते हैं,
अब भाई स्ट्रिंग बाइंड का मतलब ये होता है कि उसके साथ कुछ भी हम एक स्ट्रिंग लगा दिए समझने के लिए कि हाँ वो वैल्यू हमारा वहीं से आ रहा है, इस तरह से कोडिंग किया जाता है, समझे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने वैल्यू को यस बाइंड सर। कर दिया, तो स्ट्रिंग हम इससे समझ जाएंगे कि हमारा लाइन ये लाइन से कोड आया है। अब क्या करते हैं, करना कुछ नहीं है, ये एक्स जो यहाँ रखे हैं ना, आप इसको कंस्ट्रक्टर में डाल दीजिए, ठीक है। और हम लोग इस एक्स को गेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस एक्स को गेट करने के लिए आपको ग्लोबली लाना पड़ेगा पहले तो, ओ सॉरी, इक्वल टू 10 ग्लोबली ही लगा दीजिए। एक काम करता हूँ बेट, यहाँ पे हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, वैल्यू हम यहाँ देते हैं इसको, ये सही है। और दिस डॉट, ठीक है। अब क्या हुआ है, एक से हमने बाहर में डिक्लेयर किया ग्लोबली, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, उसको वैल्यू प्रोवाइड किया 10, और एनजी और इनिट में जब मेथड कॉल हुआ है तो वो जो ग्लोबल में वैल्यू है उसको गेट कर लिया। फाइन, चलिए देखते हैं अभी क्या दे रहा है, फिलहाल सही आना चाहिए, कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, वैल्यू आ रहा है 10। अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसको स्विच कर दीजिए, कंस्ट्रक्टर में इसको कॉल कीजिए और इसको यहां लाइए। क्या किया हूं, कंस्ट्रक्टर में मैंने मेथड को कॉल किया, ठीक है, और एनजी ऑन इनिट में मैं वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं, जो हमारा 10 हो रहा है। अब देखते हैं आउटपुट क्या आया, पहले इसको बंद कीजिए, गैलरी पे जाते हैं, होम पे आइए, क्या मिला, अनडिफाइंड, यही डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि जब, अब कोड को समझिए, जब आपका क्लास एग्जीक्यूट हुआ तो हम लोग क्या बात की है कि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो जाएगा जैसे ही क्लास एग्जीक्यूट होते ही, कोड हमारा सब कुछ सही है, जैसे ही आप क्लास एग्जीक्यूट हुआ, आप यहाँ पे कोई वैल्यू चाहे ना तो आप दे दीजिए इक्वल टू 30, लेकिन नीचे में आपका 10 अपडेट किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, देखते हैं वो अपडेटेड वाला मिल पाता है या 30 मिलता है। आप देख सकते हैं क्या मिला, 30 मिला, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आपका क्लास जब कॉल हुआ है, प्रोसेस क्या हो रहा है, जब आपका कॉल क्लास किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, वैल्यू क्या मिल गया, जो भी ग्लोबल में वैल्यू अवेलेबल है वो दिया। अब आप ये 30 हटा दीजिए तभी समझ में आ जाएगा, जो ज्यादा बेहतर। तो जब ये कॉल किया कंस्ट्रक्टर, क्या मिला, एक्स को अनडिफाइंड, हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया, इसीलिए हमें कंसोल में अनडिफाइंड मिल रहा था। तो फिर इसका क्या सीन हुआ, तो सीन ये हुआ कि सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है फर्स्ट में अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो है किसका प्रॉपर्टी है, क्लास का प्रॉपर्टी है, ये क्लास का पार्ट है। तो क्लास जिसे ही कॉल होता है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और एनजी ऑन इनिट जो है इसके बाद आएगा, ठीक है। तो कोई भी कोड अगर आपको पेज लोड होते ही चाहिए तो आप कंस्ट्रक्टर में रख दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो चीज का जरूरत आपको एनजी ऑन, अगर आपने एनजी ऑन इनिट में रख दिया और कंस्ट्रक्टर पे आप उसे यूज कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा कोड, जो अभी हम लोग को हो रहा है। हम लोग क्या किए, हम लोग यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं मेथड को कंस्ट्रक्टर में, और हम लोग डेटा कहाँ दिए हैं, एनजी ऑन इनिट में। और एनजी ऑन इनिट जो होता है वो क्या है, सेकंड में एग्जीक्यूट होता है, सेकंड सीक्वेंस उसको मिलता है कंस्ट्रक्टर एंड एनजी ऑन इनिट के कंपेयर पे, ठीक है। तो कभी भी ये चीज हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कोड जो हमें डेटा पहले चाहिए उसको हम कंस्ट्रक्टर में रख देंगे। इसीलिए आप कंस्ट्रक्टर पे जाइए कोड पे, तो आप देखिए कि आप क्या कर रहे थे, कंस्ट्रक्टर में राउट को लाएं, एक्टिवेटेड राउट, ये सारा चीज कंस्ट्रक्टर में इसीलिए रखा गया था कि पेज लोड होते ही सबका वैल्यू मिल जाए। अगर इस चीज को, ऐसे तो हम एनजी ऑन इट में इसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि कुछ कारण है, हम लोग इंजेक्शन जो भी करते हैं आप नहीं कर सकते हैं। एरर ये नहीं है कि 2 बार आया, नहीं, क्या लिखा है, सर्विस दैट प्रोवाइड नेविगेशन अमंग व्यू एंड यूआरएल, एक सेकंड, नहीं ये नहीं है, हाँ नीचे लिखा हुआ है, अ पैरामीटर प्रॉपर्टी जो ओनली अलाउड इन द कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंटेशन, आप सिर्फ इसको कंस्ट्रक्टर में ही डाल सकते हैं।
ताकि पेज लोड होते ही वो अवेलेबल हो जाए, ये कारण है। इसीलिए कुछ भी अगर नीड वैसा है तो कंस्ट्रक्टर में डालिए, और नहीं तो एनजी ऑन इट में लिखिएगा। अब मान लीजिए उसका सीक्वेंस पहले जरूरत था, नहीं मिलेगा, जैसे हम लोग को यहाँ हुआ। समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर और एनजी ऑन इट में डिफरेंस क्या है? तो इंटरव्यू में एक्चुअली मोस्टली ये पूछा जाता है, हम लोग और भी डीप में इसको देखेंगे आगे चल के, बट बेसिक के लिए इतना समझ सकते हैं कि पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, तब एनजी ऑन इट आएगा। तो होता क्या है, एनजी ऑन इट आपका एंगुलर का लाइफ साइकिल हुक है, ठीक है। तो एनजी ऑन इट लाइफ साइकिल हुक व्हेन द कंपोनेंट इनिशियलाइज्ड, जब आपका कंपोनेंट जैसे ही कॉल होता है एनजी ऑन इट कॉल हो जाएगा। कंपोनेंट कॉल नहीं होगा, ये नहीं कॉल होगा। आपको एक चीज और दिखाता हूं, इसको सही कर देते हैं, इसको ऊपर भी रख दीजिएगा ना कंस्ट्रक्टर में भी, तो ही काम कर जाएगा। अब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया, लाइन नंबर 1 में वैल्यू मिल गया, लाइन नंबर 2 को वैल्यू यहाँ पे चाहिए था, हो गया, कोड आपका सही रहेगा, आ रहा है वैल्यू, क्योंकि वहीं पे डेटा मिल गया उसे। कंस्ट्रक्टर एनजी ऑन इनिट तभी कॉल होता है जब आप उस पेज पे जाते हैं। पेज पे नहीं जाइएगा ना, नहीं आएगा। अभी हमने डिलीट कर दिया, गैलरी पे जाइए, कहाँ मिल रहा है कंस्ट्रक्टर का डेटा? नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम उस पेज पे गए ही नहीं है। आप उस पेज पे जाइए, डेटा मिला। अब आप किसी दूसरे पेज पे जाइए, एम्प्लॉय पेज पे आए, फिर चलिए होम पे, दिख रहा है 2 बार मिला, क्योंकि हम उस पेज पे 2 बार गए हैं। तो जब जाइए, जब जाइएगा उस पेज पे, तब तक आपको डेटा मिलेगा। आप किसी तीसरे पेज पे चले जाइए, आ गए तीसरे पेज पे, फिर से होम पे चलते हैं, दिख रहा है वैल्यू आ गया फिर से। तो होता क्या है, एनजी ऑन इनिट तभी एग्जीक्यूट होता है जब उस कंपोनेंट को हम कॉल करते हैं, बिना कॉल किए हुए कुछ नहीं होगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोड अगर देखिए तो हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर एनजी ऑन इनिट या कंस्ट्रक्टर के अंदर रखे हैं ये सारा कोड, क्योंकि एक तो हमें कोई मेथड क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है कॉल करने के लिए, और अंदर में रहने पे हो जा रहा है। तो जब तक हम इस पेज पे नहीं जाएंगे, हमें ये डेटा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस पेज को कॉल नहीं किए हैं। समझ में आ गया कि एनजी ऑन इनिट कॉल कब होता है और कैसे होता है? तो जब उस पे जाते हैं तब कॉल होगा। सो व्हेन द यूजर नेविगेट टू द कंपोनेंट अगेन, द एंगुलर डज नॉट क्रिएट द न्यू कंपोनेंट बट रीयूज द एग्जिस्टेंस वन। मीन्स अगर आप किसी कंपोनेंट पे जाते हैं, मान के चलिए हम लोग होम पे आ गए हैं, ठीक है, मैं होम को फिर से क्लिक करता हूं, नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एरर है, एरर नहीं है ये कि एंगुलर को पता है कि आप उस पेज पे अभी हो, इसीलिए वो नहीं देगा दोबारा करने के लिए। बट यही चीज आप जाके HTML या किसी वेबसाइट पे जाके कीजिए, तो HTML बेस्ड है या जावास्क्रिप्ट, जो फ्रंट एंड बैक एंड मिक्स है, आप उसमें देखिए कि क्या करता है वो, उस पेज को फिर से शायद कॉल कर देगा, मेरे उम्मीद से। देखते हैं, हो रहा है। आप देख सकते हैं जब आप HTML को प्रेस कर रहे हैं, ये पेज को रिलोड कर दे रहा है, फिर से इसको रिलोड कीजिए, जबकि एंगुलर क्या कर रहा है, आप अगर ये होम पे हैं, होम पे यहाँ पे हम लोग हैं, URL देख सकते हैं, होम को क्लिक कीजिए, आप नहीं रिलोड हो रहे हैं। अगर रिलोड होता तो ये इंक्रीज हो जाता काउंट, नहीं हो रहा है। आप जाइए दूसरे पे, हम लोग आ गए एम्प्लॉय पे, ठीक है, अब आप जाइए होम पे, वैल्यू इंक्रीज हुआ, फिर से क्लिक कीजिए, नहीं हो रहा है, फिर से चलिए गैलरी पे, फिर जाइए होम पे, 3 बार हुआ। मीन्स जब हम उस कंपोनेंट पे जाते हैं तभी वो कॉल करता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से बार बार जितना बार क्लिक कीजिएगा कॉल करते जाएगा, नहीं, फ्री का नहीं है, ठीक है। So when the user navigate the component again, the Angular does not create the new component but reuse the existing instance। यही कहा जा रहा है कि जब आप उस पर फिर से जाते हैं तो वो क्रिएट नहीं करेगा, जो है ना पहले से उसी को यूज कर देगा। In such circumstances, the ng on init method of the component is not called again। इसीलिए आप उसी पेज को फिर से रिलोड नहीं किया है, ng on init दोबारा कॉल नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं जब हम इसको नहीं कॉल किए हैं ना, एनजी ऑन इट हमारा दोबारा कॉल नहीं हो पा रहा है। जब आप दूसरे पे जा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, तब आपका कॉल हो रहा है। समझ में डिफरेंस आ रहा है? तो इस कारण से क्या होता है, आपका बिना मतलब का रिसोर्स को यूज नहीं किया जा रहा है। लेकिन HTML में क्या हो रहा है, जितना बार आप क्लिक कीजिएगा उतना बार ये सर्वर कॉल करते जाएगा, आपका वेबसाइट को ये फालतू में स्लो करते जाएगा।
तो ये होता है हेंस यू नीड ए वे टू गेट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। तो मान के चलिए हमें उस केस में क्या चाहिए कि पैरामीटर का वैल्यू हमें चाहिए गेट करने का। तो क्या करते हैं, बाई सब्सक्राइबिंग टू द ऑब्जर्वेबल पैरामीटर प्रॉपर्टी यू विल रिट्रीव द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एंड अपडेट द कंपोनेंट अकॉर्डिंगली। तो पैरामीटर का वैल्यू इसीलिए लेकर हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट को अपडेट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पैरामीटर से वैल्यू ले रहे थे, वही चीज यहाँ दिखाया हुआ है और कुछ नहीं। एन ऑब्जर्वेबल इज टाइपिकली यूज्ड व्हेन द वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू चेंज ओवर टाइम। जब जब वैल्यू आपको चेंज चाहिए आप ऑब्जर्वेबल लीजिए। सो व्हाई शुड बी यूज ऑब्जर्वेबल, बी रिट्रीव द पैरामीटर वैल्यू इन एनजी ऑन इनिट लाइफ साइकिल हुक व्हेन द कंपोनेंट इज इनिशियलाइज्ड। ठीक है, इफ ए यूजर नेविगेट away from and then back to the component, the angular will reuse the existing instance of its instead of creating the new one। कहने का मतलब हुआ जब इस पे आप वापस जाते हैं और फिर से वापस आते हैं, वो क्या करेगा, उसी का इंस्टांस को वो यूज कर लेगा क्रिएट करने के बदले में। This means that ng on init hook is not called again, so any different value of the parameter will not show। तो कुछ वैल्यू मान लीजिए कि आप रिलोड कर रहे हैं डेटा को और आपने स्नैपशॉट ले लिया, तो आपको क्या होगा, लेटेस्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग ऑब्जर्वेबल को ले लेंगे। सो बाय यूजिंग ऑब्जर्वेबल वी विल ऑलवेज रिट्रीव द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, इफ यू हैव मोर देन वन पैरामीटर देन यू कैन एक्सटेंड बाय एडिंग वन मोर फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय द कोलन प्लेस होल्डर। ये ऑलरेडी हम लोग देखे थे कि मल्टीपल अगर आप पास करना है तो स्लैश लगा लगा के पास करते चले जाइए। और ये स्लैश जो लगा रहे हैं ये क्या है, क्वेरी पैरामीटर, राउट पैरामीटर क्या है, ये जो हम लोग पास किए आईडी एंड पर्सन, ये है क्या, क्वेरी या राउट है। तो ये राउटिंग के साथ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये राउट है। अगर ये क्वेरी रहता ना तो क्वेरी पैरम लिखा हुआ रहता। आप देखिए कहीं पे जहां भी क्वेरी पास किया हुआ अगर होगा तो क्वेरी के केस में क्वेरी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्वेरी पैरामीटर एंड राउट पैरामीटर, दोनों में अंतर क्या है। सो द राउट पैरामीटर आर रिक्वायर्ड एंड इज यूज्ड बाय द एंगुलर राउटर टू डिटरमाइन द राउट। ये एंगुलर राउटर यूज करेगा डिटरमाइन करने के लिए। दे आर पार्ट ऑफ द, तो राउट लिखाता कैसे है, तो राउट हम लिख रहे हैं लोकल होस्ट स्लैश 4200 स्लैश होम। तो ये जो होम लिखा गया ना यही आपका राउट है। समझ में ये रहा राउट पैरामीटर। राउट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये राउटिंग के साथ लिखते हैं। राउटिंग इट मींस इसके साथ, क्वेरी रहता है इंट्रोगेटिव समझ जाता। सो दे आर a part of the route definition। by using the route parameter we can get the parameter and pass to the router। आप गेट करके पास कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे 1 2 जो भी है क्या कर रहे हैं उसे पास कर रहे हैं। The router will not navigate to the product component route if the ID is not provided। अगर आप यहाँ पे ID नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो मूव नहीं करेगा। It will navigate to the product component instead if the product route is not defined, then it will give the error। मतलब ये दिखा रहा है कि अगर आपका राउट जो है किस टाइप का बना हुआ है तो वो क्या एरर देगा नहीं देगा। However the query parameter is optional। क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, ऑप्शनल होता है। एनीवे ऑलरेडी हम लोग ये देखे हैं क्वेरी पैरामीटर में इंट्रोगेटिव साइन रहता है, तो इंट्रोगेटिव हमें पता है वो क्या होता है, ऑप्शनल नहीं रहता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपका क्वेरी है। So query parameter are optional। The missing parameter does not stop Angular from the navigating from to the route। The query parameter are added to the end of the URL separated by the question mark। क्वेरी पैरामीटर लिखेंगे कहाँ पे ऐड होगा, हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, वो खुद से अपने से पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर लेगा कि कहाँ जाना है उसे। अगर राउट पैरामीटर है तो राउट को पहले ले लेगा और उसके बाद आपको क्वेरी दे देगा। तो क्वेरी पैरामीटर जब भी रहेगा इंट्रोगेटिव साइन से सेपरेट रहेगा। सो राउट पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर दोनों में क्या है, तो यूज राउट पैरामीटर व्हेन द वैल्यू इज रिक्वायर्ड। जब जब आपको वैल्यू रिक्वायर्ड है आप राउट पैरामीटर लीजिए। क्यों, क्योंकि ऑप्शनल का मतलब होता है इंट्रोगेटिव साइन और
अगर आपको जरूरत है कि हमें होम दिखाना है या प्रोडक्ट नंबर 1 दिखाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, राउट पैरामीटर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शनल चाहिए, डेटा कंपलसरी नहीं है, हम क्वेरी ले लेंगे। सो इन क्वेरी पैरामीटर व्हेन द वैल्यू इज ऑप्शनल, ये हो जाता है। हाउ टू सेंड द क्वेरी पैरामीटर एंड राउट पैरामीटर, तो ऑलरेडी ये चीज हम लोग देख लिए विद द हेल्प ऑफ नेविगेट एंड नेविगेट यूआरएल। इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये चीज कि आपको अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है विदाउट एचटीएमएल पेज, मीन्स विद द हेल्प ऑफ टाइप स्क्रिप्ट पेज, मीन्स व्यू के सॉरी लॉजिक के हेल्प से, तो कैसे जाएंगे। सो आपको नेविगेट मेथड ही यूज होगा, नेविगेट या नेविगेट यूआरएल, इससे जाएंगे। ये ऑलरेडी हम लोग देखे थे कैसे मूव करा रहे थे उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। लाइक जब आप राउट मूव कराते हैं, यहाँ पे आपका इतना सारा डेटा आ गया, ठीक है। आप जब दूसरे पे जा रहे हैं, मान लीजिए इस पे चले गए, आपका सारा डेटा खत्म हो गया पीछे का, तो वो जो पीछे का जो राउट आया था ना, आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। कारण क्या है, मान लीजिए आप एडिट कर रहे हैं किसी का डिटेल, ठीक है। तो जब आप डिटेल एडिट कर रहे हैं तो श्योर है कि उसमें यूजर आईडी कुछ ऐसा डेटा रहेगा। तो मान लीजिए कि जब आप दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो हमें वहां पे जरूरत है उस डेटा का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जितना भी राउट में हम लोग डेटा लाएंगे क्वेरी पैरामीटर, हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं राउट पे, ताकि जब दूसरे में हम लोग मूव करें तो वो हमें मिल जाए। और प्रिजर्व कैसे करते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ प्रिजर्विंग हैंडलिंग, क्वेरी पैरामीटर हैंडलिंग जो है इसके हेल्प से हम हैंडल कर लेते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करने के लिए लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, जहां पे आप ये नेविगेट का प्रोसेस लिख रहे हैं, जस्ट वहां पे आप लिख दीजिए क्वेरी पैरामीटर हैंडलिंग एंड प्रिजर्व। तो इसका दो वैल्यू होता है, एक होता है प्रिजर्व और दूसरा होता है मर्ज, ठीक है। तो प्रिजर्व क्या करेगा एंड मर्ज क्या करेगा, इसको हम लोग जरा सा लगा देते हैं, एक सेकंड। पासिंग क्वेरी पैरामीटर भी थोड़ा ऑटो लिंक ये सब कर लिए हैं, इसको देखना है। नेविगेट कहीं पर लिखा हुआ है क्या, राउट पैरामीटर, ओके, पता नहीं, हम लोग तो एचटीएमएल से ही ला रहे थे डेटा ना, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, क्वेरी पैरामीटर हैंडलिंग, यहाँ नहीं आता है क्या, नहीं इसमें नहीं पास कर सकते हैं, एक मिनट रुकिए। एक जगह हम लोग किए थे लगता है, कहीं पे होम वगैरह हम लोग रिडायरेक्ट करवा रहे थे लगता है, हाँ ये रहा, कहाँ है, ऐप कंपोनेंट में। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सॉरी, तो हम लोग ने क्या किया, नेविगेट किया राउट पे, राउट पे हमने नेविगेट किया, नेविगेट के बाद क्वेरी पैरामीटर पास हुआ, फ्रैगमेंट पास किए, यहीं पे आप क्वेरी पैरामीटर पास कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या दिए हैं, क्वेरी पैराम प्रिजर्व, देखते हैं क्या होता है, किस पे है, पेज लोड होते ही रामू टू क्वेरी आ रहा है क्या, रामू टू क्वेरी, और एम्प्लॉय 5 पे क्लिक कीजिए, गायब हो गया, रामू टू क्वेरी प्रिजर्व के जगह MERGE मर्ज लेते हैं, कहाँ प्रिजर्व कर रहा है पता नहीं चल रहा है,
एक सेकेंड, राम 5 एम्प्लॉय 5 राम, ठीक है। नहीं, यहाँ पे तो कुछ वैसा नहीं दिख रहा है। ओके, देखते हैं कहाँ पर है। इसको एक बार बनाइएगा ना, मतलब सेपरेट राउट बनाइएगा तो आपको दिखेगा, 2 राउट बना के जाइए, बस उसमें से मूव करा के देखिएगा तो पता चल जाएगा। मुझे राउट बनाना पड़ जाएगा नहीं तो। मैं वो बताता हूँ सिर्फ, इसमें कहाँ गया। सो क्या करेंगे, बिकॉज द क्वेरी पैरामीटर आर नॉट पार्ट ऑफ द राउट, ये तो हो गया। हाँ, so if you are using route.navigate to navigate across the route, use query parameter to send the query parameter। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी पैरामीटर के हेल्प से हम सेंड कर देंगे। सो इन द above एग्जांपल, इफ वी वांट टू विजिट क्वेरी पैरम, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ गया, हाँ। सो विजिटर टू सी द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑर्डर बाय द पॉपुलरिटी। तो मान लीजिए कि आप क्वेरी पास कर दिए, तो क्वेरी की हेल्प से क्या होगा, डेटा को फेच कराने में हमें हेल्प कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पास किया, पॉपुलर, मीन्स जो भी प्रोडक्ट हमारा पॉपुलर है वो फेच कर लेगा डेटाबेस से। नेक्स्ट, हम लोग ने यहाँ क्या किया, क्वेरी पैरम को पास करवा देते हैं, एंड जहाँ पे हमारा मल्टीपल चीज चल रहा है, ऑर्डर, प्राइस, हाई टू लो, जो फिल्टर करने का एक तरह से सीक्वे आपको तरीका होता है। तो जो भी चीज आप पास कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्डर, पॉपुलर, प्राइस, हाई टू लो, ये ऑलरेडी ये सब काम हम लोग कर चुके हैं। प्रिजर्व कैसे करेंगे, तो जब आप नेविगेट करते हैं बिटवीन द राउट्स, द राउटर टेंड्स टू गेट लॉस्ट, जनरली राउट क्या होगा आपका, लॉस्ट हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए, सपोज इफ वी पास एन आर्ग्यूमेंट 0, it will pass to the next argument when subsequent routing happen, we can save the parameter using the query parameter handling। मतलब जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो ये जितना भी डेटा इसमें है, ये सबको आप प्रिजर्व करना चाहते हैं दूसरे में जाने पे, तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेरी पैराम हैंडलिंग को यूज कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप क्वेरी पैराम हैंडलिंग को लिखिएगा। एक बार मैं देखूं लिख के, मेरा किस कारण से गड़बड़ हो रहा है। एक्सपेक्ट 1 और 2 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 3 आर्ग्यूमेंट, ओके, ये अंदर ही लिखा है। यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 सेकेंड। तो इस टाइप से क्या करते हैं ना, हम लोग प्रिजर्व या जिसको भी पास कराना है हम लोग पास कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू जो है वो हो जाता है। जस्ट 1 सेकेंड रुकिएगा। मेरा मल्टीपल राउट इसी पे बना हुआ है, इसी कारण वो दिक्कत कर रहा है। आप एक सेपरेट बनाइएगा, फिर इसको देखिएगा, ये वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा, ये राउट को आपको प्रिजर्व कर लेगा। प्रिजर्व कैसे करता है, तो मान लीजिए आपका राउट आपका क्या है, यूआरएल, ये सॉरी यूजर, ब्रांड, पॉपुलर, कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आपका ब्रांड है, एंड यहाँ पे आप क्वेरी आ रहा है कहीं से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको प्रिजर्व कर लेगा। नाउ लेट्स से वी वांट टू प्रिजर्व द प्रीवियस राउट्स क्वेरी पैरामीटर, जो पीछे का जो है ना आपका ऑर्डर, पॉपुलर, ये जो क्वेरी चल रहा है यहाँ पर, अगर तो इसको हम चाहते हैं कि जब हम दूसरे पेज पे गए हैं तो हमें मेंटेन करके चले। ठीक है, तो क्या करेगा, जब लेकिन जब दूसरे पेज पे जब जा रहा है तो उसके पास अपना राउट पैरामीटर, क्वेरी जो भी चीज है यहाँ पे है, हाई टू लो, तो ये क्या करेगा, प्रिजर्व के केस में वी कैन सेट द क्वेरी पैरामीटर टू मर्ज, मीन्स नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं तो वहां क्या कर देंगे, हम मर्ज कर देंगे। तो वो क्या करेगा, पीछे का जो वैल्यू रहेगा उसको मर्ज करा के आगे लेके आ जाएगा।
तो आप यहाँ देखिए आपका नया क्या आया है, प्राइस हाई टू लो। प्राइस हाई टू लो यहाँ पे आया, और ये जो पॉपुलर जो है ये कहाँ से आ रहा है, तो पीछे से आ रहा है ये ऑर्डर इक्वल टू पॉपुलर, क्योंकि इस पे आपका सिर्फ ब्रांड है। और पिछला राउट में जाइए, पिछला राउट यहाँ रहा, ऑर्डर पॉपुलर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि जब आप राउट पे जब आप नेविगेट करते हैं तो आपका कुछ हम मर्ज कर सकते हैं, जिसको आगे जाके हम यूज कर लें, तो यही काम हो जाता है। इसमें क्वेरी नहीं है ना, क्वेरी रहेगा तब जाकर मर्ज करेगा। हाँ समझ गया, क्वेरी हम लोग ने पास नहीं किया था कहीं। ठीक है, इस टाइप से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है, पासिंग क्वेरी पैरामीटर विद द राउटर लिंक। ये काम ऑलरेडी हम लोग कर लिए, क्वेरी पैरामीटर को यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेरी पैराम हैंडलिंग। आप हैंडलर को यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम मर्ज या प्रिजर्व, इसका दो पैरामीटर होता है, प्रिजर्व या मर्ज। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि अगर आपको राउट को प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है कि जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे अगर जा रहे हैं और एडिट करवाना है कुछ, तो वहां पे आपको ये हेल्प कर देगा। मान लीजिए ये एक पेज रहा, ये पेज हुआ दूसरा, यहाँ पे यूजर का क्या हो रहा है, यहाँ पे लिस्ट है, यूजर वन। ठीक है, तो ये करना क्या है, यूजर वन को हमें एडिट करना है। आप जब इसको एडिट का बटन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये सारा डेटा दूसरे पेज पे फॉर्म ओपन हो रहा है, मान के चलिए। तो यहाँ पे जो फॉर्म ओपन हुआ, तो इसमें यूजर का डिटेल को फेच करवाना है। ठीक है, अब ये यूजर का डिटेल कैसे आएगा, आपके पास जब दूसरे पेज पे आए हैं तो डेटा नहीं है दूसरे पेज पे आपका उस चीज से, तो ये कैसे आएगा, तो क्वेरी पैरामीटर ही आपको हेल्प करेगा। तो क्वेरी पैरामीटर से यहाँ से जो है कुछ डेटा को हम लेके आ जाएंगे, और लाइक वेयर कंडीशन जिसे वो लिखते हैं ना एसक्यूएल में, तो मान के चलिए यहाँ से हमने पास करवा दिया इंट्रोगेटिव यूजर आईडी इक्वल टू 1 2 3, कुछ इस टाइप से हमने कुछ डेटा पीछे से ले आए हैं। ठीक है, डेटा पीछे से ले आए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग गेट कर लेंगे डेटा को। मीन्स जब हम यूजर को क्लिक किए हैं तो फॉर्म से क्या होगा, आपका इस यूजर का डेटा वहां से मिल जाएगा। तो आप डेटा क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं इस कंडीशन पे, वेयर यूजर आईडी इक्वल टू 1 2 3, और ये यूजर आईडी इक्वल टू 1 2 3 कहाँ है, तो राउट में है। और राउट से आपको पता है कैसे लाना है, विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट या ऑब्जर्वेबल। तो हम यू स्नैपशॉट या ऑब्जर्वेबल जिसको जो भी हमें चाहिए, उसके हेल्प से हम गेट कर लेंगे डेटा को यूजर आईडी, और बाइंड करके क्वेरी में पास करवा देंगे। तो इस टाइप से एक्चुअली ये हेल्पफुल होता है, मीन्स एक पेज से दूसरे पेज पे कम्युनिकेशन के दौरान। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग क्वेरी पैरामीटर वैल्यू। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एक्सेस कैसे कर रहे हैं, वो से सारा सेम चीज है, सब्सक्राइब करेंगे एंड पैराम डॉट जो भी वैल्यू है आपका, उसको आप गेट कर लेते हैं। फिल्टर का कोई जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है उसका, क्या क्यों लिखा हुआ। वी कैन एक्सेस द क्वेरी पैरामीटर यूजिंग द बिलो कोड। आप क्वेरी पैरामीटर इसके हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं, ट्रिपल डॉट पैरम्स डॉट की, और जो भी चीज है आप एक बार लिख के देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्प्रेड ऑपरेटर है, तो वो दिखा देगा कि किस टाइप से, तो ये डेटा आपको इस टाइप से कुछ आएगा। तो ये था आपको पूरा का पूरा क्वेरी पैरामीटर के बारे में। राउट पैरामीटर सब ऊपर नीचे मल्टीपल अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है। हाउ टू एक्सेस क्वेरी पैरामीटर पीछे हम लोग जो देखे हैं वही सब है, मल्टीपल एग्जाम्पल के कारण यहाँ पे रखा हुआ है। सो स्नैपशॉट प्रॉपर्टी टाइपिकली ओनली यूज्ड जब आपको सिर्फ इनिशियल वैल्यू चाहिए, नहीं तो आप जाइए ऑब्जर्वेबल से, और दूसरा कुछ नहीं। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेबल और स्नैपशॉट, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपके पास मल्टीपल है तो कैसे उसको गेट करेंगे मल्टीपल को, तो ये चीज है। तो ये सब कोड जो है नया मिलेगा,
तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे होता है, तब जाके आइडिया मिलेगा। प्रिजर्व एंड मर्ज में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में लिख लीजिएगा ताकि इंटरव्यू में आपको हेल्प हो जाए। फिर है हाउ टू हैंडल यूजर क्वेरी विथ राउटर लिंक, सेम चीज है यहाँ पे, क्वेरी पैरामीटर पास हुआ। हाउ टू नेविगेट राउट प्रोग्रामेटिकली, तो क्या है, नेविगेट यूआरएल मेथड है, उसे कर देंगे। तो मान लीजिए आप बटन क्लिक पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको मेथड हो गया ऑन लॉगिन, और हम लोग मेथड, ये मेन मेथड हमारा है, दिस डॉट राउटर को कॉल करेंगे, डॉट नेविगेट, नेविगेट मेथड पे जिस भी पेज पे आपको जाना है उस पेज का पाथ दे दीजिए, दैट्स इट। और क्वेरी पैरामीटर, पैराम जो भी पास कराना है, फ्रैगमेंट, सबको यहाँ लिख सकते हैं, तो सारा वो पास हो जाएगा। ये था आपको राउट एंड क्वेरी पैरामीटर। समझ में आया तो सही है, बहुत बड़ा था। गार्ड का थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ, इसको हम लोग कल करेंगे, कोई इशू नहीं है, ये उतना ज्यादा नहीं लगेगा कॉम्प्लिकेटेड। कितना है, छोटा है क्या, 17 ही पेज किया। ओके, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग इसका डिस्कशन देख लेते हैं। एक बार राउट को जरूर कीजिएगा प्रैक्टिस, क्योंकि ये जो गार्ड हम लोग पढ़ेंगे राउट पे ही वर्क करेगा। राउटिंग अगर आपको नहीं आती है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो मान के चलिए आप लॉगिन पेज बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आप लॉगिन पेज बनाए हैं और आपके पास क्या है, मल्टीपल पेज है। ये आपका है गैलरी पेज, ये रहा अकाउंट पेज, इस टाइप से मल्टीपल पेज है। अगर आप मान के चलिए जब हम लोग अभी जो बनाए हैं, तो अभी आपके पास कैसा राउट है, पेज पे जाइए, ये मल्टीपल यहाँ पे दिख रहा है। आप अभी क्या कर रहे हैं, किसी भी पेज पे आप चले जाइएगा, बस आपको राउट पता होना चाहिए कि क्या है। या आप क्लिक करके भी जा सकते हैं, मान लीजिए हमने क्लिक किया, इम्प्लॉय पे चले गए, इम्प्लॉय पे आ गए हैं, फिर गैलरी पे क्लिक किए, गैलरी पे चले जाएंगे, मीन जिसको भी क्लिक कर रहे हैं जा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि आप यूजर को ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, आपका पेज पे वो आया और कहीं पे भी मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या होगा, मान लीजिए अगर ये यूजर ने गैलरी पेज को रिक्वेस्ट किया, तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या यूजर के पास गैलरी पेज का एक्सेस है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं खुलेगा पेज। क्या अकाउंट का है, तो ये होता है, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए आपके पास क्या है, गार्ड। गार्ड का मतलब कौन है, सेम जो रियल टाइम का गार्ड होता है। गार्ड करता क्या है, सिक्योरिटी पर्पस पे, आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं या बैंक में जा रहे हैं, तो गार्ड आपको चेक करता है कि हाँ आप इलीगल सामान लेकर तो नहीं जा रहे हैं, कोई वेपन्स हो गया या कुछ वैसा, तो वो गार्ड क्या कर रहा है, आपको गार्डिंग कर रहा है। सेम काम ये होता है। तो मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, आप इस पेज से इस पेज पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, बीच में क्या है, गार्ड है। गार्ड क्या करेगा, चेक करेगा, मीन्स आप डायरेक्ट मूव नहीं कीजिएगा, आप जैसे ही मूव के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, आप यहाँ पे गार्ड लगा हुआ है, ये क्या करेगा, गार्ड के पास जाएगा और गार्ड चेक करेगा कि आपको इस पेज का एक्सेस है या नहीं है। अगर एक्सेस है तब तो आपको दे देगा परमिशन, नहीं है तो नहीं देगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम किसी दूसरे पेज पे यूजर को नेविगेट करा देंगे। सेम वही काम, अगर आप इस पेज पे आ रहे हैं, क्या करेगा, आप इस पेज से इस पेज पे जा रहे हैं, फिर गार्ड वही करेगा, गार्ड के पास सारे पेज का बारे में इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन पेज पे आपका एक्सेस है, तो क्या करेगा, ये चेक करेगा, इस पेज के एक्सेस है, नहीं है, नहीं है, रिडायरेक्ट हो जाइए, है, ठीक है, नहीं है, इट मीन्स आप सपोज दैट आप लॉग्ड इन नहीं है, और जब लॉग इन नहीं है और आपको राउट पता है कि उसका राउट ये है,
आप क्या कर रहे हैं, आप वो डायरेक्ट राउट को हिट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं जाने का। अगर गार्ड लगा हुआ है, आप नहीं जा सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये होता है गार्ड। तो ओवरऑल देखा जाए तो गार्ड का मतलब क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन को मॉनिटर करता है, जिसे हम बोलते हैं वैलिडेट करना, ऑथेंटिकेशन। 2 वर्ड है, इंटरव्यू में आज के टाइम में बहुत पूछता है ये दोनों वर्ड। ऑथेंटिकेशन कॉमन टर्म है, कोई भी ये अगर जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि ये टेक्निकली है ऐसा कुछ। कोई बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, पहले दोनों का मतलब क्या है? किन्हीं को कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं, मतलब आप लोग ट्राई भी नहीं करते हैं। एक चीज बताता हूँ आप लोग को, ठीक है? कभी इंटरव्यू दीजिए ना, तो कोई भी क्वेश्चन दे, आप डायरेक्ट हाथ खड़ा मत कर दीजिए कि हमें नहीं आता है, वरना वो डायरेक्ट बैड इंप्रेशन होता है। एटलीस्ट आपको नहीं भी आ रहा है ना, आप कुछ उसको ट्राई करना स्टार्ट कीजिए, कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिखेगा। ट्राई नहीं कीजिएगा, सर डायरेक्ट खत्म। बोलिए। सर ऑथेंटिकेशन मतलब किसी चीज को जांचना। ठीक है, और कोई? और ऑथराइज मतलब चलिए और कोई बताइएगा। ऑथराइज मतलब सर जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऑथराइज। कि आप इस चीज का ऑथोराइज यूजर हैं, ये सब जनरल टर्म है एक तरह से देखा जाए तो, टेक्निकली छोड़ दीजिए। आप कोई चीज जाइए तो बोला जाता है ना कि आप इसके ऑथोराइज मेंबर हैं, मतलब क्या हुआ? आप ये चीज तो सुने ही होंगे कि ऑथोराइज मेंबर है, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप उस जो भी है ग्रुप है, आप उसके मेंबर हैं, मतलब आप उसके हर एक चीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने आपको शेयर गूगल ड्राइव पे कुछ एक्सेस दिया, इसका मतलब क्या हुआ? आप उसके मेंबर हैं तभी तो आपको एक्सेस मिला। ठीक है? तो ये 2 वर्ड जो है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, आपको एप्लीकेशन पे वैलिडेशन के लिए होता है। आप यूजर को वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है? मान लीजिए कि आप यूजर को क्या कर रहे हैं, आप लॉगिन किए। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो आप ये मीन्स फर्स्ट स्टेप जो होता है हम लोग का, कोई भी सपोज दैट आप ऑफिस में गए हैं, तो ऑफिस में जाने पे क्या होगा, अगर आप बैंक गए हैं, सपोज दैट जनरल ले लीजिए, आप बैंक में अगर जा रहे हैं तो कब आप जा सकते हैं बैंक के अंदर? जब आपका उस बैंक में अकाउंट है, तभी आप जाइएगा। नहीं है तो क्यों जाइएगा? और अगर नहीं है तो मान लीजिए कुछ इंक्वायरी करने के लिए गए हैं, तो ठीक है। बट मान के चलिए आप, कुछ ऐसा रूल हो कि आप अगर उस बैंक के मेंबर हैं तभी आप जाइएगा, वरना नहीं जाइएगा। तो आप जब बैंक के मेंबर हैं तो क्या होता है कि आप उसमें जाते हैं, मीन्स आपने एंट्री कर गया। बट क्या उस बैंक में जाके आप जो भी लॉकर्स होता है या कोई भी होता है, क्या उसको आप ओपन कर सकते हैं? उसको आप टच भी नहीं कर सकते हैं, ओपन भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका एक्सेस नहीं है। अगर हाँ, आप उस चीज का मेंबर रहते, उस चीज के मतलब उसी काम के लिए या जो भी, तो आप मतलब एक्सेस कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आप किसी ऑफिस में या कोई भी चीज में गए हैं ना, वो आप ऑथेंटिकेट हो गए हैं। ठीक है? मतलब आपके पास उस ऑफिस के लिए एक्सेस है, आप चले गए। लेकिन ऑथोराइजेशन का मतलब क्या हुआ है कि आप जब बैंक में गए तो आप लॉकर्स या जो भी चीज है आप उसको नहीं ओपन कर सकते हैं। इट मीन्स आपको फाइल लेवल एक्सेस दिया गया है। मीन्स हर एक एरिया वाइज आपको एक्सेस मिला है कि आप इसी एरिया का एक्सेस है आपके पास। सपोज आप कंपनी में गए, आप कंपनी में जानते हैं सर्वर रूम होता है जहाँ पे सर्वर रहता है, और बहुत सारा उस टाइप से रूम है। तो आप ऑफिस के लिए एलिजिबल हैं,
आप ऑफिस में जा सकते हैं, बट ऑफिस में जाके आप सर्वर रूम में नहीं जा सकते हैं अगर आप उसके मेंबर नहीं है, ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं है तो। समझ में आया? तो ये डिफरेंस होता है। तो जो एंट्री लेवल होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन, और जो हम हाई लेवल एक्सेस चेक करते हैं किसी भी यूजर का, उसे बोला जाता है ऑथोराइजेशन। ठीक है, दोनों को याद रखने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जेड लगा हुआ है, जेड का मतलब याद रखिए कि ये लास्ट लेवल होता है। लास्ट मतलब सेकंड लेवल हो गया। कि अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट ओपन कीजिए और उस वेबसाइट में जाके, W3 नहीं है, तो आप इस पेज पे आ गए। कारण क्या है? क्योंकि आप इस पेज के लिए एक्सेसिबल हैं। बट सपोज दैट जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे तो बहुत सारा चीज जो है वो लॉगिन के बाद हमें दिखेगा। समझ में आया? तो जब हम इसको लॉगिन कर देंगे ना, तो हम हो जाएंगे ऑथोराइज्ड, सॉरी, हम हो जाएंगे ऑथेंटिकेटेड, ये हो जाएंगे। ये हो गया ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं? पिन कोड, जनरली आपको पिन कोड के हेल्प से कर सकते हैं। ओटीपी मोबाइल पे आता है, उससे आप कर सकते हैं। पासवर्ड हो गया, ठीक है, या स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो करते हैं। तो ये सब के हेल्प से हम यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं। ठीक है, और एक बार जब यूजर ऑथेंटिकेट हो गया है तो किसी फाइल के एक्सेस के लिए, मीन्स आप इस पेज पे हैं, हमें नहीं मालूम है कि लॉगिन करने के बाद हमें क्या दिखेगा, बट अगर हम इसके ऑथेंटिकेट मीन्स अगर हम इसके मेंबर रहेंगे तो श्योर है कि हमें वो फाइल का एक्सेस होगा। तो वही एक्सेस के लिए ऑथोराइजेशन होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं फाइल लेवल एक्सेस। इंटरव्यू में ये बहुत पूछता है। ठीक है, तो फाइल लेवल एक्सेस करते कैसे हैं? तो फाइल लेवल एक्सेस देने के लिए गार्ड, जो जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, गार्ड। तो गार्ड आपको क्या करेगा? आपका फाइल लेवल एक्सेस को देगा कि हाँ आपके पास है, इस पेज का एक्सेस है, इस डॉक्यूमेंट का एक्सेस है। ये हुआ एक तरीका। दूसरा होता है JWT, इसको बोलते हैं जेसॉन वेब टोकन। जेसॉन वेब टोकन, जब भी कोई एप्लीकेशन होती है, बैंकिंग सेक्टर का एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन, तो उसमें JWT टोकन आपको बैकएंड वाला जो है आपको प्रोवाइड करेगा। ये JWT टोकन क्या होता है? रैंडमली कुछ भी कैरेक्टर उसमें लिखा हुआ रहता है, लेकिन एक्चुअली वो डिक्रिप्टेड फॉर्म होता है। जब आप उसको ओपन करते हैं, इनक्रिप्ट कीजिएगा, तो आपको कुछ उसमें डेटा दिखेगा। डेटा में क्या रहेगा? डोमेन रहेगा आपका, एक्सपायरी डेट रहेगा, कुछ देर के बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी रहता है, डोमेन हुआ, URL, कुछ इस टाइप से आपको डिटेल रहता है उसमें, प्लस आपका यूजर का डिटेल होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज इसके अंदर आता है। तो ये दो प्रोसेस होता है, गार्ड हो गया, JWT हो गया। ये दोनों प्रोसेस से हम यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं, ऑथोराइजेशन करते हैं। एंड ऑथेंटिकेशन करने के लिए पिन कोड, OTP, पासवर्ड, स्कैनर, जो भी चीज है हम वो यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस है आपका ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन का। ये दोनों अगर हो सके लिख लीजिए, आपको काम देगा फ्यूचर में आगे चल के। चलिए, तो गार्ड हम लोग समझ गए कि गार्ड का जरूरत क्या है। तो गार्ड टोटल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, टोटल 3 प्रकार का। कैन एक्टिवेट गार्ड एक होता है, दूसरा होता है कैन डीएक्टिवेट। रिजॉल्व को हम लोग गार्ड में नहीं लेते हैं, बट फिर भी पढ़ लेते हैं उसी टाइम। तो क्या क्या है? कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट, रिजॉल्व, कैन एक्टिवेट चाइल्ड। तो कैन एक्टिवेट क्या करेगा? कैन एक्टिवेट जो है आपका हर एक राउट पे चेक करेगा। आपको इंग्लिश वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। कैन एक्टिवेट क्या कर रहा है कि क्या हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ये परमिशन मांगेगा कि क्या आपके पास इसका एक्सेस है या नहीं। तो ये क्या करेगा? डिसाइड इफ ए राउट और कंपोनेंट कैन बी एक्टिवेटेड लाइक ए लॉग इन सिस्टम। मीन्स जब आपका ये एक्टिवेट होगा, आपको ये परमिशन मांगेगा, कैन एक्टिवेट, हम एक्टिवेट हो सकते हैं या नहीं। तो अगर आप एक्सेस है तो आपको हो जाएगा। कैन डीएक्टिवेट, जब हम कोई पेज को छोड़ते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, मान लीजिए आप होम पेज से गैलरी पेज पे गए,
तो आप क्या हुआ, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो ये कैन डीएक्टिवेट हो गया। इट मीन्स वो पेज डिस्ट्रॉय हो गया। वही ये पूछा जाता है कैन डीएक्टिवेट। जनरली ये होता कब है, सपोज दैट आप कुछ फॉर्म एडिट कर रहे हैं या फॉर्म फिल कर रहे हैं और सडनली आप क्या किए, आप फॉर्म को सेव नहीं किए और आप कैंसिल कर दिए ब्राउजर को, तो आपको एक पॉपअप मिल जाएगा, कैन बी डीएक्टिवेट और नॉट। तो वो पॉपअप देगा, मीन्स आप कैंसिल कर रहे हैं, तो आर यू श्योर टू वांट कैंसिल। तो अगर आप श्योर यस देते हैं, कैंसिल कर देगा, नहीं कीजिएगा नो, वो मेंटेन कर देगा उसी एरिया को। तो ये होता है कैन डीएक्टिवेट। आप इंग्लिश वर्ड से समझ सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है कैन एक्टिवेट चाइल्ड, उसको हम लोग देखते हैं बाद में। कैन एक्टिवेट चाइल्ड क्या करेगा, राउट में हम लोग देखे थे कि हम लोग चिल्ड्रन राउट क्रिएट कर रहे थे। चिल्ड्रन राउट हम लोग क्रिएट करते थे, CHILDREN, चिल्ड्रन, ये लेते थे एंड ये दीजिए पाथ है, पाथ हम लोग यहाँ पे देंगे जो भी रहा हमारा, कॉमा कंपोनेंट कोलन ABC, कुछ भी हो। तो ये राउट जो है क्या है, चिल्ड्रन है, ठीक है। तो यही चिल्ड्रन के लिए कैन एक्टिवेट चाइल्ड। अगर आप कोई चाइल्ड राउट को एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको ये एक्सेस मांगेगा, कैन एक्टिवेट चाइल्ड। अगर आप यस नो जो भी मिलेगा उस हिसाब से ये एक्टिवेट कर देगा। समझ में आ गया। तो ये होता है। तो हम लोग कल गार्ड को क्रिएट करते हैं, सिंपल है। गार्ड को क्रिएट करना है, जस्ट NGG एंड C एंड गार्ड का नाम बता दीजिए कि कौन सा गार्ड, कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट, जो भी गार्ड आपका रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू, गार्ड का यूज क्या होता है, ये सब है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, ये सब चीज रहा। तो एक बार राउटिंग को देख